एक आवाज नहीं चाहिए, इसके बाद आवाज नहीं चाहिए, कीप क्वाइट। फिर आवाज आ गई। शुरू से ही पॉवर्टी को, जो यूट्यूब पे इससे पहले एक वीडियो, उसको डिलीट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को एक रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। देखिए पॉवर्टी एज ए चैलेंज, क्लास 9th में पॉवर्टी आपको पढ़ना है और सेकेंड टर्म में चैप्टर भी है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि गरीब कौन है। कहीं भी पूरी दुनिया में अगर हम भारत की बात करें तो पुअर कौन है? पुअर वो है जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया जो डिसाइड की है सरकार ने, उससे कम कमाता है पर मंथ इनकम, ठीक है, या पर डे फूड कंजम्पशन, पर डे गांव में रहने वाला कितना कैलोरी खाता है, क्या एनर्जी का खाता है। बेटे हाथ से देख के तो कोई डिवीजन नहीं कर सकता ना, ऐसे पढ़ करके तो सॉल्व करो ना। और शहरों में कितना करता है उसके हिसाब से। उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि पर मंथ गांव में कमाने वाले लोगों का और शहरों में कमाने वाले लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया था, ठीक है। दुनिया में आप लोग पता नहीं इस पे गौरव करोगे या दुख मानोगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पुअर लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में ही है, सबसे अधिक पॉवर्टी इंडिया में है अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, ठीक है। हाँ तो मैंने पुअर लोगों का भी तो ज्यादा है ना, पॉपुलेशन का एक बड़ा जी। चाइना तो ठीक ठाक डेवलप है, उतना ज्यादा उसमें पुअर नहीं है, पॉपुलेशन तो सबसे नंबर 1 है वहां, लेकिन गरीब लोगों की संख्या पॉवर्टी को लेकर के माने तो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे अधिक है, वहां पे लोग स्किल्ड हैं जी। दूसरी बात और ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड किया? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कहता है कि $1, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, भैया ज्यादा अच्छे जानेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि कोई भी इंसान पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर पर डे $1 कमा रहा है, पर डे $1 कमा रहा है, तो उसको गरीब नहीं कहा जाएगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। माने मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम। अगर आप 70 रुपए कमा रहे हो तो 70 रुपए में हमको लग रहा है यहाँ पर दिल्ली में भी कोई चीज ठीक ठाक सी अपने काम चलाओ, खरीद के खा के पेट भर सकते, मर नहीं जाओगे। देखिए यहाँ पर 120 सर, इंडिया में 120 बन जाते हैं ना, उस दिन आप नहीं बताया था पर आपको याद है। गुड, देखिए सुनते जाएंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि गांव में और शहरों में पॉवर्टी का क्या सिस्टम है। गांव में मोस्टली वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं होती, मतलब कि लैंडलेस लोग, ठीक है। गांव में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है जमीन। जिनके पास कुछ भी खेती की जमीन है, चाहे 1 बीघे भी क्यों ना हो, तो उस पर कुछ ना कुछ उगा करके वो अपना पेट तो पाल ही लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि गांव में कोई किसान, छोटा किसान, मान लीजिए उसके पास सबसे मिनिमम 1 बीघे से कम जमीन किसी के पास और क्या हो, 1 बीघा तो होगा ही, छोटा से गरीब किसान भी होगा। तो उस 1 बीघे जमीन पे क्या करेगा कि वो इतना अनाज उगा लेगा कि उसका पेट पल जाए परिवार का, ठीक है। उसके साथ साथ जो छोटे किसान गांव के होते थे, अब वो छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए। हर छोटा किसान क्या कर सकता है कि गांव में जरूर ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जमींदार जो अपनी जमीन को किराए पर या बटाई पर खेती के लिए दे देते, पट्टे पर। तो 1 बीघा अपना हो गया, ये तो पेट पल ही रहा है, और दूसरों के भी कुछ मान लो कि 10, 15, 20 जितने भी उनसे हो सके और मिल रहा हो, खेत किराए पर लेकर के वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती, अब देखो क्यों, कुछ अगर आपके पास जमीन है तो आप दूसरे की जमीन लेकर के कुछ पूंजी लगा सकते हो खेती करने की, क्योंकि आप केवल मान सड़क पे चल रहे हैं और किसी आदमी का जमीन ले लिया कि हम खेती करेंगे, आपको किराया देंगे, खेती हो जाएगी, तो खेती होगी कैसे, आपको पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे ना। इसीलिए लैंडलेस जो आदमी है, मतलब जो बिल्कुल जिसके पास जमीन नहीं है, वो आदमी जमीन लेके खेती नहीं कर सकता, वो केवल मजदूरी कर सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्या करेगा, लैंडलेस लेबरर हो जाएगा। जब भी फसलों की बुआई होगी और फसलों की कटाई होगी, 2 समय उनको केवल रोजगार मिलेगा।
और बाद बाकी मान के चलिए कि पूरे साल में 7 महीने तो मान के चलिए 7 मंथ्स उसको बेरोजगार ही रहना है। अब उस बेरोजगारी में क्या करेगा, उसकी मजबूरी है कि वो किसी भी कुछ ना कुछ करके, गांव में तो कोई काम है नहीं उसके लिए, तो उसको मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ेगा, शहर की ओर भागना पड़ेगा ताकि कुछ काम मिल सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। शहरों में क्या है, शहरों में आपको पता है, आप अगर विश्राम चौक पे चले जाओ या और भी कहीं बुद्ध विहार के नाले पे चले जाओ, हमें अगर लेबर या मजदूर भाई की जरूरत पड़ती है काम के लिए घर पे, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आसपास नहीं मिलेगा तो वहां चले जाते हैं। वहां पर भाई आपने देखा नहीं होगा, सुबह 8 बजे के करीब जाके देखिएगा मेला लगा होता है। जो पेंटर है एक बाल्टी और अपना ब्रश लेकर के खड़ा है, कोई आदमी उसको बोल दे भाई काम, तो अपने साथ लेके जाते हैं काम कराने के लिए। नाले के अंदर नहीं, ऊपर खुली है फिर बैठ जाओ, लेकिन जोकी था। अब पेपर 2 दिन बाद है तो जोकी तो चलेगा ना, क्या दिमाग फाड़े भैया लोग का। हाँ, आप लोग भी कंसिडरेबल हो, आप लोग 9th क्लास में आ गए हो तो आपके पेपर की भी वैल्यू है, अच्छा खासा वैल्यू है। तो देखिए क्या है, यहां पर शहरों में वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, अगर जो आदमी वहां काम मांगने के लिए गया है, जो भी लेबर टाइप का बेचारा गरीब आदमी है, अगर उस दिन उसको काम नहीं मिले तो क्या खाएगा? 5 लोगों का परिवार हो चाहे 7 लोगों का परिवार हो, तो भूखे मर गया। इसमें क्या करना है कि उसको रोज कमाना है। तो वो लोग गांव शहरों में वैसे लोग जो डेली वेज वर्कर होते हैं, जो डेली वेज पे मैंने रोज कमाते रोज खाते हैं, वो लोग को गरीब माना जाता है। दूसरी बात, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कहना तो ठीक नहीं है, गरीब तो होते नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और कहीं मिल जाता है फ्लैट तो वहां भी किराए पर भी चढ़ा के रखते हैं। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ लगा होता है। एसी तो हम ही नहीं लगवाए, अभी कूलर पे काम चल रहा है, और झुग्गी वाला एसी लगा लेता है। ठीक है। सर मान लो हमारे देश में प्राइवेट काम बंद कर दिए तो कितना लॉस हो सकता है देश का? देसी बंद हो गया ना, फिर तो वही गराज सेल अभी आप 12th में जाएंगे तब पता चलेगा। भैया इसीलिए मुस्कुराए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा कंटेक्स्ट इसी में। 1991 में पहले जो रसिया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने लोग भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मानते थे, साम्यवादी सरकार, ठीक है, तो वो सब गुट बना करके अपने आप को सोवियत संघ यूएसएसआर कहते थे। आगे जाके मिखाइल गोर्बाचेव 1991 में रसिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने क्या किया कि सब लोगों को आजाद कर दिया कि रसिया अपना रह जाएगा, बाद बाकी सब देश इससे निकल के अपने आजाद हो जाए। और उन्होंने सोचा कि अगर हम कैपिटलिज्म अपना लें या पूंजीवाद अपना लें, मतलब सब चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दे, मतलब सरकार हर चीज से नियंत्रण हटा के सब चीज को प्राइवेट कर दे, तो प्राइवेट करने से क्या फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, देश का विकास हो जाएगा। इसको बिग गराज सेल के नाम से जाना जाता है, रातों रात पूरी इंडस्ट्री नीलाम करवा दी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जिनके पास पैसे थे ना, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनियां ले ली, हायर कर ली, और सब बेच बाच के खा गए, और पूरी इंडस्ट्री, पूरा अर्थव्यवस्था बैठ गया। सरकार अगर अर्थव्यवस्था ही पूरी बैठ गई। बेच बाच के खाने का मतलब ये है कि वो बिजनेसमैन तो थे ही नहीं, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार के लोगों ने ही वो इंडस्ट्री खरीद ली, और उनको तो इंडस्ट्री चलानी आती नहीं थी। तो धीरे धीरे करते करते पूरे इंडस्ट्री बंद हो गया, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, पूरी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से आप, मैंने इकोनॉमिक का आप लोग को एग्जांपल भी दिया था, याद होगा आप लोगों को, कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। जवाहरलाल नेहरू ने पूंजीवाद को, ये प्राइवेट सेक्टर को भी अपनाया, लेकिन धीरे धीरे, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी रखा, इसलिए ये बैलेंस बना हुआ है। अगर पूरा प्राइवेट कर दिया जाए ना बेटे, तो जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, और जो गरीब हैं वो कभी वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक लाइन का जवाब है। बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की काम कितना होगा परसेंटेज में, प्राइवेट कितना होगा? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, पर देखिए ये ऐसे नहीं होता, परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी आज के डेट में 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या हुआ कि इंडिया में मोस्टली जितने भी कंपनी या फैक्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, सरकार अपने कंट्रोल में रखती थी, और कुछ ही सेक्टर ऐसे थे बिजनेसेस जो कि जैसे टाटा, अंबानी, ये सब लोग अपनी इंडस्ट्री लगा सकते थे। समझ रहे बात आप लोग? लेकिन आज 1991 में क्या हुआ, हमारा देश, उसमें पीवी नरसिम्हा राव हम लोग के प्राइम मिनिस्टर थे,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग के बने, उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे। तो हुआ क्या कि हाहाकार मच गया देश में। हम लोग जो विदेशों से लोन या कर्ज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, तो हम लोग को उसके बदले हर महीने या साल के हिसाब से इंटरेस्ट भी, ब्याज देना पड़ता है ना, जैसे हम लोग बैंक को देते हैं। हम लोग के पास इतना कम फॉरेन करेंसी था, क्योंकि डॉलर में ही पेमेंट करना है आपको, फॉरेन करेंसी नहीं थी। किसी भी देश में फॉरेन करेंसी तब आती है, विदेशी मुद्रा, जब आप किसी को बेचोगे तभी तो उससे पैसे लोगे। मतलब कि विदेशों को कोई सामान आप एक्सपोर्ट करते हो, बाहर भेजते हो, बेचते हो, तो बदले में डॉलर या करेंसी आती है आपके पास। हम लोग के पास इतनी इंडस्ट्री नहीं थी कि यहाँ से बना के बाहर भेजेंगे, ठीक है। हम लोग का तो अपने पेट पलना मुश्किल था, इतनी गरीबी थी उस समय देश में। तो आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, एक बहुत बड़ा बैंक है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा हम आपको लोन देंगे, लेकिन एक शर्त पे, आपको पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या है ये देखिए। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी कोई भी दुनिया की कंपनी अगर आपके देश में आकर के, कोई भी दुनिया का आदमी अगर कंपनी लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, आप उसको किसी भी तरह नहीं रोकेंगे। कोई विदेशी अगर आपके यहाँ कोई सामान भेजता है, अमेरिका से कोई सामान आया, तो आप उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाओगे कि इतना महंगा हो जाए कि वो ऐसे ही उसको भागना पड़े। अमेरिका का कोई शर्ट आया यहाँ पर 2000 का मिल रहा है, सरकार ने सोचा कि अमेरिकन शर्ट हम नहीं बेचने देंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। सरकार ने हर शर्ट के ऊपर अलग से टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अमेरिका वालों की मजबूरी हो गई कि वो 2000 के शर्ट को 3000 में बेचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब जो आप 2000 अफोर्ड कर सकते थे, अब 3000 अफोर्ड हम नहीं कर सकते। तो जितने भी जो कस्टमर थे 2000 का शर्ट खरीदने वाले, वो तो बिदक गए, अब नहीं लेंगे। अब उस कंपनी को यहाँ पर बेचने में भी लॉस हो रहा है, वो यहाँ रह नहीं सकती, तो उसको लौटना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार से ये वादा लिया गया कि आप दुनिया के सारे देशों के लिए ये मार्केट खोलोगे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री में जो आपका सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसको प्राइवेट लोगों के लिए खोलोगे, ठीक है, कि प्राइवेट कोई भी कंपनी आए और ये चीज बनाना स्टार्ट कर दे, वहां इंडस्ट्री लगा दे, आप रोकेंगे नहीं। और मनमोहन सिंह ने 1991 में हमारे पूरे इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, या आप इसको लिबरलाइजेशन भी कर सकते हैं, किया। और उसके बाद से पूरे विदेशों से एक इंडस्ट्री आई, इंडिया में डेवलप होने लगा। ये मैकडोनल्ड, ये पेप्सी, ये कोला, तभी तो आया, पहले आ ही नहीं सकता था, समझ रहे हैं। वैसे आपने पूछा क्या था, मैं तो इतना भाषण दे गया। अच्छा था या बुरा? नहीं, खराब कुछ भी नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन का दौर जो है, वैश्वीकरण का, तभी तो देश विकसित हुआ ना, इतना चीज डेवलप हुआ, ठीक है। आप अगर अमेजन को एंजॉय नहीं किए होते तो फ्लिपकार्ट कभी तो आता ही नहीं ना, ठीक है। बेटे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ये एक कंपटीशन है, कंज्यूमर को तो फायदा हुआ, वो इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे तो नौकरी, जॉब भी तो मिलेगी, सब कुछ तो मिलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। आप इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इकलौते नहीं बने रह सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता है, हम लोग के देश से, यहाँ से भी लोग बहुत ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं, बहुत कुछ होता है, सब बैलेंस बनता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को तो लॉस होता ही है, ठीक है। अब जो ये फैन और रस जो बनाते हैं, हम लोग चाय में यूज करते हैं, सबसे छोटा सा कॉमन चीज है घर का। आपने देखा होगा पहले ना फटफटिया पे आता था, वो उस पे लगेगा ना पूरा ताजमहल लगा रखा है उसने, कट्टे कुट्टे भर के, ठीक है। आदमी की मुंडी दिखती थी, केवल कट्टे कट्टे दिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अलग अलग कंपनी का, ब्रिटानिया का वो बन के आने लगा। ये मेगा स्टोर खुल गया। अब ये मेगा स्टोर खुला है तो छोटे छोटे जो किराने के जनरल स्टोर हैं, उनसे कोई सामान लेगा, गए यहाँ पे वही रेट क्या मिल रहा है, आराम से इसी में जाके ले लेंगे, बात कर। अब वो जो घर पे बिस्किट या बेकरी में बनाता था, अब तो उसका डिमांड ही नहीं है। आप देखोगे ISI नहीं लगा हुआ, ये लेबल नहीं लगा हुआ, ये पूरा पर्चा नहीं लगा, तो हम खरीदेंगे नहीं। वही ब्रिटानिया के पैक में आएगा, हमको अच्छा लगेगा, समझ रहे ना। तो छोटे जो इंडस्ट्री वाले थे वो धीरे धीरे तबाह हो गए। आज से 10 साल पहले की भी बात करो आप, तो ये जितने भी ये जो बेकरी आइटम है ना, कोई कंपनी नहीं बनाती थी। ये है ना, जो कांच के जो जार होते थे दुकानों पे, उसमें रखे होते थे बिस्किट्स, चाय की दुकानों पे कांच के जार में, और वहीं से लेके सब लोग यूज करते हैं। और वहां पे क्या कोई
कंपनी का आता था, वो बेकरी वाला आएगा एक बार डब्बा भर जाएगा। सोन पापड़ी भी आती थी। आज की डेट में सोन पापड़ी भाई बिकानों का एक से एक आता है ना। कभी कभी दिवाली में तो लपेट देते, वही पकड़ा के आगे बढ़ा देते हैं गाड़ी, सोन पापड़ी। और वो पता है उसमें केमिकल भी कम होता है। अभी मैं यूट्यूब पे सोन पापड़ी डालूं तो क्या करवाते हैं। चलो ठीक है। सर आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब मोस्टली कौन सी कंपनी है प्राइवेट, इससे बोलेगा मोस्टली कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट? यहाँ पे ये मान के चलो कि 80% प्राइवेट, 80% से भी ज्यादा, 90% शेयर है ना सरकार के पास, शेयर हाँ, नहीं अरे यार उतना इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना क्लास। शेयर ये पंडित जी डाल के आग में घी। देखिए मैं अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का मतलब क्या होता है। ओएनजीसी का नाम सुना है आपने, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो पेट्रोल पंप पे लगा होती है, तो सुना है ना आपने। देखिए अगर ओएनजीसी की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंपनी सरकार के गोद में। कोई भी कंपनी का मालिक बनने का मतलब ये है कि कम से कम मिनिमम 50% शेयर उस आदमी के पास है। सरकार ने 51% शेयर ओएनजीसी में ले रखी है, उतना पैसा अपने लगा रखा है, इसलिए सरकार की कंपनी है। ठीक है, अगर आपको पता है रिलायंस का मालिक कौन है? अंबानी लोग। टाटा कंपनी का मालिक टाटा लोग होते ना, रतन टाटा थे, अब दूसरे। तो याद रख, ये मत सोचिएगा ना कि उनके पिताजी की पूरी कंपनी है। ये आप जानो कि 51% केवल शेयर्स उनके पास है, 100 शेयर होते हैं। ठीक है, जिस भी आदमी के पास 50 सबसे ज्यादा नहीं, मिनिमम 51% शेयर होंगे, वही उस कंपनी का मालिक होगा। ठीक है, इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर, हाँ बोलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मान लो कि सबके बीच में 5-5 या फिर 10-10 करके शेयर बढ़कर मैक्सिमम 45 नंबर रह गया, तो वोटिंग के बाद होता है ना, मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोर्ट करते गठबंधन की सरकार, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 4-5 आदमी मिल गए तो पार्टनरशिप वाली हो जाती है। बोर्ड मेंबर होते हैं ना कंपनी के, बोर्ड मेंबर, वो बोर्ड मेंबर वही होते हैं। अब फिर सीईओ चेयरमैन, सीईओ मैं आपको बताऊं, वो तो एक जॉब, सीईओ एक पोस्ट है। हाँ जॉब है, ठीक है ना, चेयरमैन होता है। हाँ चेयरमैन, हाँ चेयरमैन होता है। अभी आपको पता है रिलायंस के सीईओ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स। मैं बिस्किट बोल रहा था, थोड़ा हो जाता है, एक वजह से पढ़ाते पढ़ाते ना जीव कभी इधर कभी उधर कभी बाहर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स है। फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक और व्हाट्सएप सबसे ज्यादा समझेंगे आप लोग का ज्यादा टाइम उसी पे बीतता है। यूट्यूब का याद नहीं है, जो याद नहीं वो क्यों पूछता है हमसे? बता दो ना, वैसे भी याद करके। एक सेकेंड। तो इनका मालिक मार्क जुकरबर्ग इसलिए है क्योंकि 51% शेयर उसके पास है। ठीक है ना, इस तरह से होता है कोई कंपनी चलती है। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कोई फेमस कंपनी का मालिक बस सपोर्ट। टाटा, टाटा कोई मालिक नहीं उसका। रतन टाटा का क्या हुआ? रतन टाटा तो रिटायर हो चुके हैं ना, वो तो कुछ देखते नहीं हो। तो कौन है उसका मालिक? जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एक मालिक का नाम नहीं मेरे को याद नहीं है, मिस्त्री करके कोई, वो पारसी लोगों का है ना सरनेम होता है, तो वो था पहले, लेकिन उसको खपले पे पकड़ा गया तो फिर और कोई दूसरा बनाया, मेरे को पता नहीं हेड कौन है। सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब नाम आते हैं 4-5। तो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर तो होता है पोस्ट। आपको चाहे तो हम आपको रिलायंस का सीईओ बना दें, ठीक है। आपको चाहे, अभी पता है एक अग्रवाल करके, आज ही मैंने न्यूज में देखा, याद नहीं, तरुण या अरुण अग्रवाल करके थे, तो वो अभी ट्विटर के सीईओ बने। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला पता ही है आपको, है ना, और यहाँ ट्विटर का अग्रवाल साहब हो ही गए। गूगल के भी कोई ना कोई हैं, इंडिया के ही सब लोग भर पड़े, मतलब बड़ी-बड़ी पोस्ट है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है दुनिया की? ऐसा नहीं है इसलिए कंपनी खड़ी नहीं कर पाए, है ना। अरे पैसा रहता बेटे ना, तो फिर मार्क जुकरबर्ग जो था उसको पूछते तू कैसा। हाँ तो वही तो कह रही, बड़ी-बड़ी कंपनियां खड़ी नहीं कर पाई, वरना इतनी अच्छी पोस्ट में भी। मैंने आप लोग को ये बोला जाता है व्हाट्सएप बेच दिया, तो
व्हाट्सएप का जो हाँ। चेयरमैन था उसने दूसरे ऐप को भेज नहीं नहीं, Facebook उसने को अपने बेचा। शेयर्स बेच दिए और उसके शेयर्स मार्क जुकरबर्ग ने खरीद लिए। सर दूसरे ने भेजा। नहीं, अब जो ये व्हाट्सएप है ना आपका, ये मार्क जुकरबर्ग के पास है। फेसबुक और वो दोनों उसी की कंपनी है। फेसबुक में आता पहले मेटा, हाँ, मतलब उसका नाम बदल दिया। बेटे फेसबुक मेटा सेटा हम तो यूज करता नहीं है, हम व्हाट्सएप पे केवल पीडीएफ भेजता है बस, है ना। अब वो जमाना भी गया कि फोटो भेजने और लेना, फोटो भी नहीं हमको आता है कुछ, ये सब वो बच्चे नहीं फिल्टर लगा के करते हैं। एक फोटो मुंह बना के पिपनी सा, उसे कितना फिल्टर लगा के फिर फूल पत्ती, फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा के खींचते हैं। हमने तो बेटा आता नहीं। हाँ, ये देखने में आता है कि ये पेज का जो पीडीएफ बना है उसका पिक्चर क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। बस ये आता है 48 मेगापिक्सल आके ऐसे कर देंगे एक बार तो ट्रिमिंग करता है, फिर पूरा अच्छा आ जाता है। ये ऑनलाइन मास्टर की बेइज्जती। चलिए अब देखिए, मैंने सोशल एक्सक्लूजन बताया था कि समाज से बहिष्कृत हैं जो लोग दलित वर्ग से हैं, ठीक है, या जिनके पास पहले से ही साधन नहीं था, तो वो लोग सोशल एक्सक्लूजन है। समाज में हम लोग कुछ जातियों को गांव में बाहर की ओर रखते हैं, बस्तियां बसाई जाती है। यहाँ पर भी कुछ समाज के लोगों का है ना, कुछ जाट लोग यहाँ रहते हैं तो कुछ समाज को अलग करके रखा जाता है, बस्ती बसाई जाती है। सामाजिक बहिष्करण देखो, एक तो होता है कि एक तो जाति का बहिष्करण और एक सामाजिक बहिष्करण। पर्सन का हो गया तो क्या करेंगे? पर्सन को जाति बहिष्कृत करते हैं, जात से बहिष्कार, गोत्र ने कुनबे से बहिष्कृत कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए, मैं बोलूं, धन्यवाद आज्ञा देने के लिए, और मुंह बंद करिए आप लोग। अगर मान लीजिए कि जाति से समाज से बहिष्करण तो हजारों साल पहले हो चुका है, ठीक है। गांव में अभी भी हम लोग का जो गांव है, मेरा जो गांव है, वहां पे कुछ कास्ट जो जैसे SC ST के हैं, तो उनको गांव में जो दक्षिण का जो साइड होता है, हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म है कि जो दक्षिण है वो अशुभ या अशुद्ध मतलब की दिशा होती है। ये हिंदू लोग मानते हैं, मतलब जो पुराणों में लिखा है, हम उसे, अब हमको कोई पकड़ के गुद्दी मत चमका देना। दक्षिण में ना, इसीलिए तो है, इसीलिए, ठीक है। अभी भी हम लोग दक्षिण की तरफ है ना तो मुख करके पूजा करते हैं। किसी भी भगवान का मुख है ना दक्षिण की तरफ नहीं हो सकता, है ना। हाँ बिल्कुल, सर दक्षिण की तरफ नहीं कर सकते। जो मरते हैं ना तो हम लोग को सर दक्षिण की तरफ किया जाता है जी। अब मेरी बात सुनिए, छोड़िए वो सब। तो दक्षिण की तरफ उन्हें रखा जाता है, उसके हाथ पैर सही पकड़े हैं। 500 सालों से पहले यमराज का नाम नहीं लेना है, ठीक है। हम 1000 साल जिएंगे, आपको 500 साल जीना और यही आना है। 500 साल जीना है तो आना भी यही है, ये भी याद रखिए। अरे 0 से 0 काटते जाओ ना, तुमको मैथमेटिक्स नहीं सिखाया, मिनिमाइज करते जाओ। बहुत बड़े इंडस्ट्री सबके साथ याद है काम करने के लिए स्टार्टअप बहुत दबाव है बहन जीवन में, ठीक है ना। स्टार्टअप की ऐसी की तैसी। सोशल एक्सक्लूजन मतलब देखिए, हजारों साल पहले हम लोग की जाति में हिंदू परिवार था, उसमें जाति को बहिष्कृत किया गया था, मैं ये जाति अलग रहेगी। उसके बाद अगर एक गोत्र में हमारे ही जाति में कोई आदमी ऐसा काम कर दे, जैसे ना कि एक ही गोत्र में विवाह हो जाए या बच्चे जो शादी कर लेते हैं, जो भी इस तरह होता है, तो उसमें फिर क्या करते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा होता है ना हम लोग के समाज में। जैसे खाप पंचायत वाला कहानी सुना होगा आप लोगों ने। खाप पंचायत मतलब ये होता है ना कि अगर मान लो कि एक ही गोत्र के, जैसे मान लो एक कुनबे में रहते हो तो भाई बहन हो आप लोग, जैसे एक गोत्र का, गोत्र में शादी ब्याह नहीं हो सकता। जैसे पता है मेरा और पंडित जी का एक ही गोत्र, वत्स गोत्र के दोनों हम लोग, ठीक है ना। तो मतलब कि एकदम मैंने हम लोग के तरफ गोतिये का मतलब ये हो गया कि अगर पंडित जी मेरे गांव में रहे, अगर पंडित जी के घर में मतलब कि कुनबे में अगर कोई एक्सपायर हो गया तो पूरा का पूरा कुनबा है ना मुंडन कराएगा और श्राद्ध में शामिल होगा एकदम। क्योंकि एक गोत्र तभी होगा जब माना जाता है कि एक ही रक्त परंपरा से चलते आ रहे हैं। और ये साइंटिफिक प्रूफ है कि समगोत्रीय अगर विवाह हो जाए तो आगे जाकर के, अगर मान लीजिए विवाह हो गया, मैं आप लोग को साइंस की बात बता रहा हूं, अब हम लोग सोशल साइंस में नहीं है। अगर एक ही गोत्र में अगर विवाह हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने का बहुत खतरा है। और ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज की डिलीवरी के समय लेडीज की मौत हो सकती है, या जो बच्चा आगे पैदा होगा उसके अंदर बहुत अधिक जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। जन्म लेने के समय बच्चे का ना मेंटल विकास होगा,
वो क्या कहते हैं, हाथ पांव से भी बेकार हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ये आज साइंस ने खोजा है और ये हजारों साल पहले हमारे आदि मानव ने खुद ही नियम बना रखे। सोचो, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना साइंस के बारे में। देखिए, इसलिए गोत्रीय विवाह और समजातीय विवाह नहीं होता है। जातीय में तो, जातीय तो होगा ही, गोत्रीय विवाह नहीं हो सकता। सम गोत्रीय विवाह कभी, गोत्र बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गोत्र के बिना हो ही नहीं सकता। फोन से पूछिए, मिल गया बेटा? उसी के नीचे होगा, ये ऊपर देखना, ये मेरी तरफ देखो, ये सबसे मोटी के नीचे, मोटी की पतली। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में देता हूँ। देखिए, अब पॉवर्टी एस्टिमेशन में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में दो तरह से गरीबी निर्धारण की जाती थी। एक पहला तरीका क्या था कि कंजम्पशन के आधार पे, और वो क्या था, कैलोरी कितनी थी, कि अगर गांव में 2116 है कैलोरी, 2124। हाँ बिल्कुल, क्या होता है भैया लोग को भी पॉवर्टी पढ़ाए। 2100 कैलोरी मतलब आप जितना खाना पूरे दिन में खाते हो उससे कितनी कैलोरी एनर्जी आपको मिली। अगर 2100 कैलोरी एनर्जी शहरों में मिल रही है तो आप गरीब नहीं हो, और अगर गांव में 2400 कैलोरी मिल रही है तो आप गरीब नहीं, क्योंकि गांव में फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना देखते रहो मेरी तरफ भाषण देते रहो, पौधा बड़ा हो जाएगा और सीधे फल दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल, और क्या, पेट ही तो सबसे बड़ा चीज है। वो बीमार है ना। हाँ। गांव में सेठ, हाँ बोलो ना, समझ गया। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मोस्टली क्या है ना, एवरेज लेके चला जाता है ना। तो गांव में भी सेठ तो होते ही हैं, लेकिन गांव में सेठ भी होगा ना, फिर भी थोड़ा बहुत उधम कुछ मचा ही लेगा। गांव में कोई ऐसा लोग होता जो मतलब कुछ बैठे बैठे काम करते हैं। 2000 में ऐसा माना गया कि 328 रुपए पर मंथ जो कमाता है, आरव बोर हो जाता है क्या बेचारा यार, कैसे बेचारा कोई ऑनलाइन इतना मजा ले सकता है, नहीं आएगा मजा। और उसमें मजा देखिए, तो देखिए माना गया कि 1640 रुपए पर मंथ कमाने वाला गांव में अगर एक महीने में एक आदमी 5 लोगों के परिवार वाला, सॉरी देखिए थे, मतलब एक आदमी गांव में 2000 का डाटा बता रहे हैं, आज से 11 साल पहले का। आपकी एनसीईआरटी बुक अपडेट नहीं हुई 11 साल से, देख लीजिए। 2000 में नहीं, 2000 से 21 साल कैसे हो गया, 2000, हाँ 21 साल हो गया ना, 21 साल पहले का डाटा, सॉरी, हाँ ठीक ठीक है। अभी जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे ना, तो थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर हो गया। 2000 में गांव में जो 328 रुपए पर महीने का कमाते थे, 328 रुपए, वो गरीब नहीं। फादर तहसीलदार थे, उसमें क्या दिक्कत है बेटे, किससे बात कर रहे हो, ऑफिसर थे हम लोग को, क्या भिखमंगे घर से थोड़ी है। फैमिली इनकम ये थी कि टेबल के नीचे वाली ऊपरी मलाई वाली इनकम पापा तो लेते नहीं थे, तो सैलरी थी, अब याद नहीं मेरे को, सैलरी ठीक ठाक ही होगी। 2000 में, हाँ बेटे 20,000 से नीचे कहाँ सैलरी होगी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो 328 रुपीज गाँव में और शहरों में 454 रुपए, और अगर 5 लोगों का परिवार है, लेकिन जिसमें थोड़े कम खाने पीने वाले बच्चे, ये नहीं कि आदमी देखते ही खत्म कर गए पूरा, ऐसा नहीं, तो 1640 रुपए पर महीने कमाने वाले गाँव में और 2270 रुपए कमाने वाले शहरों में जो कमाते थे, समझे उनकी चांदी थी। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं, जो लोअर कास्ट के थे इस गांव में,
गांव में वो जो लोअर कास्ट के थे, जो लैंडलेस लेबरर थे, जिनको मजदूरी दूसरे के खेतों पे करनी पड़ती थी, वो वल्नरेबल या असुरक्षित थे। और शहरों में वो लोग थे जो कि डेली वेज वर्कर थे। ठीक है, आगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि 2001 में 212 मिलियन लोग गरीब थे। इसमें मैं आपको बताऊं, और अगर इंटर स्टेट की बात करें तो आपको पता है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है अभी भी, लेटेस्ट। सबसे अमीर बेटे हरियाणा और पंजाब। बेटे दीपक जा सकते। पंजाब और हरियाणा सबसे अमीर माने जाते हैं। अमीर मतलब अमीर यूएसए या स्टेट? कैसे कंट्री होगी ना बेटे? नहीं, यूएसए डेवलप ज्यादा है, लेकिन अगर आप माने तो अरेबियन कंट्री भी है ना, बहुत ज्यादा रिच है वहां पे। हाँ, दुबई बेटे, आपको मैं आपको ये बात बता दूं, दुबई जो आप बोलते हैं, कुछ जरूरी, दुबई दुनिया में सब कुछ है। सऊदी अरेबिया दुबई से भी ज्यादा रिच है, वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल है। कतार छोटा कंट्री है, तो वहां पे भी वहां का जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू अभी दुनिया में सब, डॉलर तो कुछ भी लड्डू है। डॉलर, $1 70 रुपए के बराबर। और एक जो कतर दिनार जो है कतर की, 222 या 224 रुपए की है। समझिए कितना रेट है ना? ये इकोनॉमिक्स का बहुत सारा अभी झोलझाल है। निकाल लेंगे तो हम तो यहाँ पे हम मालूम हो जाएंगे। हम बच्चे मतलब लोग तो नहीं होंगे। लाल मास्क और मंगल में सब कुछ लाल लाल करते हुए भैया प्रधान रहे। देखिए आगे, कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर से तो करा दिया था, फिर क्यों करवा रहे हो मेरे से? तो उस दिन खत्म कर दिया था सारा मैंने। आपने कब बोला था खत्म हो गया? बोले थे थोड़ा सा बचा हुआ है। भगवान ही भगवान, ये वीडियो नहीं, पीछे वाली वीडियो ज्यादा अच्छी थी।